थर्ड आएगी उसके क्वेश्चन। ये आपकी थर्ड शिफ्ट थी, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। और देखो थर्ड में किस प्रकार के पूछे गए थे वो देख लेते हैं। जैसे कि थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन थे। तो पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा था देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा था, ये कह रहा है कि आकलन का कौन सा प्रकार है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो देखो उपलब्धि संबंधित होता है, नैदानिक भी होता है, सतत भी होता है, उपचारात्मक भी होता है। तो इसमें बोनस दिया गया था क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी ऐसा प्रकार नहीं है आकलन का जो आपका संबंधित नहीं हो। ठीक है, ये सभी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्रिया यानी एक्शन रिसर्च ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। हम जब पढ़ते हैं तो आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे कि ये आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, यानी रूपांतरकारी होती है, यानी तुरंत समस्या का समाधान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा ऐसा कह सकते हैं कौन सा इसमें से सत्य नहीं है कथन। देखो जब भी आप परीक्षण की बात करते हैं तो विश्वसनीयता या इसमें एक उत्तम परीक्षण भी यहाँ पे आ सकता था क्वेश्चन बन के, इसमें से कौन सा उत्तम परीक्षण से संबंधित सत्य नहीं है, तो वो एक ही बात होती है। ठीक है, वैधता होनी चाहिए, वस्तु नहीं, लेकिन मूल्यांकन कोई भी संबंधित नहीं होता है उपलब्धि परीक्षण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आपकी एनसीएफ 2005 है, किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो वो 2005 में ही की गई थी, तो हम एनसीएफ 2005 बोलते हैं, वो इसीलिए कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जीनी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कौन सी अवधारणा है वो संबंधित नहीं है। देखो स्कीमा की बात की है और एसिमिलेशन आत्मसातीकरण की बात की है, और उन्होंने एकोमोडेशन जिसे हम व्यवस्थापन, इसे ही हम समायोजन बोलते हैं, समायोजन। ठीक है, ये देखो ये कहते हैं ना, ये पर्यायवाची बोझ लेते हैं। अब देखो एकोमोडेशन की यहाँ पे व्यवस्थापन दे रखा है, वैसे समायोजन बोलते हैं। एसिमिलेशन को आप आत्मसातीकरण भी बोल देते हैं, आत्मसातीकरण। ठीक है, और यहाँ पे शब्द देखा है आत्मसातकरण, वो एक ही बात है हालांकि, और बता रहे हैं कि ये, लेकिन अधिकरण की बात नहीं की है, यानी ये एक्यूकेशन होती है। जैसे कि हम भाषा को है एक्यूकेशन के थ्रू ही सीखते हैं, यानी अर्जित करके, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो संबंधित नहीं है जीन प्याजे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये पर्टिकुलर इन्होंने साइंस के भी बहुत क्वेश्चन पूछ लिए हैं, साइकोलॉजी में साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या पूछा था, इसमें 6 पूछा था, इसमें पूछा था जीन्स का जोड़ा है जो आपके विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान पर अधिग्रहित करता है, तो तथा समान गुणों यानी समान गुणों को नियंत्रित भी करता है, तो इसे आप क्या कहेंगे। देखो ये आपके जीन्स का जोड़ा होता है ना, वो विशेष गुणसूत्र पर तो विशिष्ट स्थान पर अधिग्रहित है। ठीक है, उसे समान गुणों को नियंत्रित करता है। ये पेरेंट्स के लक्षण हैं, वो बच्चों में आना, उससे संबंधित कह रहा है ये। तो ये आपके एल होते हैं। ठीक है, और ये एल क्या होते हैं, ये एल एक तरह से देखा जाए तो ये आपके युग्मक होते हैं, एक तरह से एक्स और वाई होते हैं ना। ये ऐसे कि ये पुरुष की बात है, पुरुष की विशेषता है ये, यानी है होने को, तो ये भी आपके वही है, क्या है, एक तरह से जीन्स है, और जिन पे यानी ये गुणसूत्र, हालांकि एक्स और वाई हैं, ये गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम जीन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं से संबंधित हैं, तो समान गुणों को नियंत्रित करते हैं, उन्हें एल कहते हैं। ये आपकी मैंने बताया ना, ये साइंस के क्वेश्चन हैं। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, तो जेनेटिक्स में ये सभी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कार्योटाइप है, आरएनए है, और ऑटोसोम्स है। ये ऑटोसोम्स होते हैं ना, हालांकि ये साइंस की बात है, ये नहीं छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिग्मंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। देखो इन्होंने 5 स्टेज बताई थी अपने सिद्धांत में। ठीक है, यानी कि OALPG ये है, OALPG यानी ओरल स्टेज पहली, फिर एनाल देख क्या दे रखी है, इसमें से दे रखी है क्या। देखो फैलिक स्टेज है, एनाल स्टेज है, लेटेंसी, लेकिन इस प्रकार की कोई भी स्टेज की बात नहीं की है। ठीक है, तो अब देखो मैं बता दूं, ओरल हो जाएगी, एनाल हो जाएगी, लेटेंट हो जाएगी, और फिर उसके बाद पी से फैलिक हो जाएगी, और जी से जेनिटल हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 आपको हो गया, हमें तो दिखाई नहीं दे रही है आपने क्या बोला है, और कि इसमें क्या लगा है। तो देखो ओ से हो जाएगी ओरल, ए से हो जाएगी एनाल, और पी से हो जाएगी फैलिक,
क्रम की बात करें तो, ठीक है। फिर बाकी लेटेंट हो जाएगी ये वाली 4 नंबर पर, और आपकी 5 नंबर पर हो जाएगी जेरिटन। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये 5 अवस्थाएं बताई थी, तो इसमें से संबंधित नहीं हो जाएगी, वो हो जाएगी जो एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था है, ये ओडिपस, एडिपस लिखा है यहाँ पर, ओडिपस लिखा है इन्होंने, ठीक है। एडिपस ही लिखा है, हालांकि इसमें वो है ओडिपस इस प्रकार होगा, हालांकि कोई मतलब नहीं है। ये तो आपकी फैलिक स्टेज है ना, ये वाली 1 2 तीसरे पे आता है फैलिक। तो ये फैलिक स्टेज है ना, इसकी विशेषता होती है ओडिपस ग्लैंड्स और आपकी इलेक्ट्रा ग्लैंड्स। तो आपको बता दूं, ओ आ रहा है तो इसका मतलब बॉय से संबंधित होती है, और ई से आ रहा है तो ये आपकी गर्ल से संबंधित होती है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, जो ओडिपस बॉय वाला है ना, ये तो आपकी है जो माता यानी महिला की तरफ अट्रैक्ट होता है। गर्ल है ये आपके फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है। इस प्रकार की ये विशेषता होती है। ये फैलिक स्टेज होती है ना, उसकी फैलिक स्टेज की उम्र भी पूछ लेता है, 4 से 6 वर्ष मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित कर सकते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से चूज करके बताइएगा। तो हम कहेंगे आदत निर्माण होगा ना, ये सबसे बेस्ट रहेगा। यानी बाल विकास में वातावरण की भूमिका है, वो आदत निर्माण के द्वारा सही रूप से प्रतिबिंबित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विकास के प्रारूप पूर्वानुमान में होते हैं। प्रेडिक्टेबल है ना यहाँ पर, ये भी बात सही है वैसे। अब देखते हैं, अब इनकी विशेषताओं में विशेषता निकालेंगे कैसे। प्रेडिक्टेबल होती है, ये बात सही है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ये भी बात सही है। विकास है वो परिपक्वता यानी जिसे हम मैच्योरिटी बोलते हैं, और सीखने का परिणाम होता है। ये रीट 2011 से लेकर ही डायरेक्टली ये परिभाषा बार बार पूछी जाती है, एक तरह से स्टेटमेंट है। ये बात सही है, ये सही है, तो ये वाला फिर गलत हो जाएगा। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती है, भिन्न भिन्न रूप से महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो विशेषता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये लॉरेंस कोल्बर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हालांकि ये अगर लॉरेंस कोल्बर ऑप्शन में ना हो, उसमें जीन पियाजे दे रखा हो, तो फिर ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे ने ही शुरुआत की थी, फिर उसके बाद इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया था आपके लॉरेंस कोल्बर ने, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये आपका एच टेट 2021-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने खुद कराया इस वजह से मालूम है मुझे। नेक्स्ट है कि व्यवसाय चेन में व्यक्तिगत भिन्नता को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। तो आप यह कह सकते हैं व्यवसाय यानी इसे इंडिविजुअल डिफरेंस इन कैरियर चॉइस आर द एक्सप्लेन बाय। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे अविषमता में अंतर के आधार पर हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता है, वो भी कैरियर को लेकर बात हो रही है, तो हम कहेंगे अविषमता में अंतर है। अब ये टेट परीक्षा देते हैं तो उसमें भी तो अविषमता ही देखते हैं, हमारी कितनी एबिलिटी है आपके अंदर किसी क्वेश्चन को सोल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण होता है, जिसे परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं। और जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके हम कहेंगे ये आपके भाटिया बैटरी परीक्षण है ना, उससे संबंधित हो जाएगा। एक जलोटा का भी आता है, वो भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता की प्रगति के रूप में निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, जैसे सामान्य संभाव्यता, अधिगम असमानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, कहीं ना कहीं इसमें से जो अधिगम समानता है ये नहीं हो सकती, यानी लर्निंग सिमिलरिटी है वो संबंधित नहीं होती है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता से, ये अलग अलग होती है, समानता नहीं होती, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का शील गुणों का सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया है, किसने नहीं किया है। हालांकि देखा जाए तो जब शील गुणों की बात की जाती है तो हम केटल का नाम लेते हैं, तो रेमंड केटल तो संबंधित हैं। इसके अलावा आपके हेस आई जेंक है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं बात की है, हालांकि इन्होंने बात की है किसकी, शील गुणों की। बाकी ये गार्डन लिख रखा है, इसे गॉर्डन लिख रखा है, देखिए हालांकि इसे गॉर्डन ऑलपोर्ट है, यानी तो नाम याद रखते हैं ऑलपोर्ट ने अपनी परिभाषा दी थी, उसमें भी शील गुणों की बात की है, यानी व्यक्तित्व की। पॉल कोस्टा का रॉबर्ट मैक्रे है, इसने भी कही है बात, यानी ओवरऑल इन सभी ने बात की है शील गुणों की या व्यक्तित्व की। तो निश्चित तौर से ये क्वेश्चन बोनस किया गया होगा इसमें सभी को। नेक्स्ट है, कौन सा है व्यक्तित्व परीक्षण जो नैदानिक निदान के लिए वैध है। अब नैदानिक निदान के लिए वैध कौन सा है इसमें से, ये व्यक्तित्व से ही पूछा है, तो इसमें से हो जाएगी आपकी MPPI, ठीक है। यही होता है आपके क्लिनिक डायग्नोसिस, ठीक है। तो नैदानिक
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है प्रतिपादित किया गया था। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग वो व्यक्ति थे जिन्होंने त्रिचापीय सिद्धांत दिया था, जिसे ट्राइक थ्योरी बोलते हैं, यानी ट्राई आर्किक। इसे इंग्लिश में हिंदी में ऐसे लिखेंगे ट्राई आर्किक। ये ट्राई आर्किक थ्योरी है ना, इसे शायद त्रिचापी भी बोल देते हैं हिंदी में, और वैसे त्रिआयामी लिखा है, तो इसे वैसे त्रिआयामी सिद्धांत है, 3 डायमेंशनल तो आपको गिलफोर्ड ने दिया था, आपको ध्यान होगा। पर ये इंग्लिश ट्रांसलेट को अब हिंदी में करेंगे ना तो फिर ऐसे ही निकल के आते हैं इनके पर्यायवाची लिखे हुए, ठीक है। यानी पर्यायवाची का मतलब जो हिंदी रूपांतरण करते हैं तो इसी प्रकार के निकलते आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बाकी द्विकारक है ये स्पीयरमैन का है, बहुकारक है ये थॉर्नडाइक का है, पदानुक्रम का सिद्धांत है ये आपका किसका है, हार्किक थ्योरी है। हालांकि मुझे अब याद नहीं आ रहा, आएगा तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता बालकों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। चिंतन में समानुभूति, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, पर अब देख लेते हैं। चिंतन में लचीलापन, समस्या के बहुत उत्तर, ये तो सही बात है। चिंतन में मौलिकता, ये भी बात सही है। तो फिर इसमें से क्या हो सकता है, चिंतन में लचीलापन ये भी हो सकता है, लेकिन चिंतन में समानुभूति नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। एम्पैथी इन थिंकिंग ये नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, इसे आप डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्राइसोमी में क्या होगा कि आपके है, जैसे आपने देखे होंगे ना गुणसूत्र होते हैं इस प्रकार के, तो इन गुणसूत्रों में क्या होता है कि इन पे जीन्स पाए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है जो इनके क्रम में क्या होता है कि डबल बार हो जाते हैं, तो उसे हम ट्राइसोमी बोलते हैं। तो इसे डाउन सिंड्रोम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय है प्रासंगिक नहीं है इसमें से। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें से उपचारात्मक अध्यापन है ना, या अध्यापन, ये संबंधित नहीं होगा इसके, ठीक है। किससे, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी इनके लिए एनरिचमेंट करिकुलम होना चाहिए, ग्रेड एसिलेशन होना चाहिए, स्पेशल क्लासेज होनी चाहिए, ये विशेषता दे रखी हैं, ये होती हैं। बाकी बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार होती है। हालांकि इसमें ऑटिज्म दे रखा है, एकमात्र है जो आपकी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं। और ये माफ़ी चाहूँगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ये अधिगम अक्षमता की बात कर रहा है, ठीक है, और अधिगम अक्षमता की बात करता है ना, तब फिर हम डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसफेजिया इनकी बात करते हैं, ये ध्यान रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अधिगम अक्षमता में तो फिर ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें ऑटिज्म वगैरह तो ये उसमें आती हैं, आपके डिसऑर्डर होते हैं ना आपके, उसके संबंधित स्वलीनता ये आपकी संबंधित होती हैं। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा पक्का, तो इस वजह से मैं बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये जैसे ऑटिज्म होगा, 6 स्वलीनता हो गई, और ये आते हैं, ये आपके संबंधित होते हैं। देखो ये तो अधिगम अक्षमता से होते हैं, और ये संबंधित होते हैं जैसे ADH, ये सभी इन्हीं की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। जैसे ऑटिज्म, ये ADH हो गया, आपका क्रेटिनिज्म हो गया, ये इनकी एक अलग कैटेगरी होती है, ये अलग प्रकार होते हैं, ये अलग होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुछ समायोजन का कौन सा तत्व है विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित होता है। तो कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित होता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका द्वंद्व, क्योंकि द्वंद्व में ही होता है। आपको मैंने बताया था ना, उपागम, परिहार यानी अप्रोच, और आपका एवॉइडेंस, ये आपके 4 प्रकार होते हैं। तो उसमें से आपको केवल यहाँ पर तो यही पूछा था, कुछ समायोजन का कौन सा तत्व है जो निर्णय आपके किस विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित होता है, तो वो द्वंद्व होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम की समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा होता है। आप अगर इन सभी ऑप्शनों को अगर ध्यान से देखें तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पे, यानी निष्पादन का सत्य या सत्यापन कह सकते हैं, यानी वेरिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। ये आपका अधिगम के समस्या समाधान का अंतिम चरण माना जाता है, निष्पादन का सत्यापन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि जो समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रचनात्मक युक्तियों का प्रयोग है, मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये आपके सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था, इन्हें डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये सिगमंड फ्राइड ने ही बात की थी, जिसमें प्रक्षेपी या प्रक्षेपी विधियों का उपयोग करते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ आ जाती हैं, फिर आपकी विषय आत्मनिष्ठ आ जाती है, जिसे हम सब्जेक्टिविटी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा है थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। देखो इसका ट्रिक है PTA।
P से हो जाएगा आपका प्रभाव का, T से हो जाएगा तत्परता का, E से हो जाएगा अभ्यास का। बाकी साहचर्य है ये आपकी बात की है कहीं ना कहीं आपके पावलर ने, जिसे हम लॉ ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, तो ये आपके उससे संबंधित है। ठीक है, हालांकि ये आपका गॉड नियम भी माना जाता है थॉर्नडाइक का, ये भी ध्यान रखना है। गॉड नियम का मतलब ये होता है, ये तो मुख्य नियम थे ये 3, और बाकी ये था आपका गॉड नियम थे, ये अलग थे, ये 3 प्रकार अलग थे मुख्य के, और ये 5 प्रकार अलग थे जो आपके गॉड नियम या सेकेंडरी नियम कह सकते हैं, जिसमें 5 प्रकार बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा है कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक होगा? तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखिए, इसमें से पॉजिटिव होगा वही होगा, जैसे अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये आपका जैसे वोल्फगैंग कोहलर है ना, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हालांकि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखा जाए तो ये आपके एक कैनारी द्वीप है, उस कैनारी द्वीप पर आपके कैनारी द्वीप पर आपके कह सकते हैं चिंपांजी पर प्रयोग किए थे ये। ठीक है, तो ये चिंपांजी पर प्रयोग किए थे क्वेश्चन कोहलर ने। हालांकि इसकी स्थापना जो करने वाले थे मनोवैज्ञानिक थे वो मैक्स वर्थिमर थे इस सिद्धांत की। ठीक है, और इसके साथ एक कोप्पा भी जुड़े थे साथ ही साथ, ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हालांकि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 घटक इनमें से कौन कौन से हैं? तो आप देखिएगा, एक तो नीड होता है, ड्राइव होता है, इंसेंटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आवश्यकता, अंतर्निरोध, प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर और पुरस्कार। पुरस्कार है वो बाह्य हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा है जो शिक्षण के स्तरों का आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है इनमें से? तो देखो, बोध स्तर होता है, स्मृति स्तर होता है, यानी स्मृति और चिंतन भी होता है, लेकिन प्रदर्शन स्तर नहीं होता है, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक है आपका जो डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी? तो एलन के द्वारा है कौन सी की गई थी? जैसे सूक्ष्म तल, मस्तिष्क उद्वेलन या अंतक्रिया शिक्षण। एलन के द्वारा है आपकी माइक्रो टीचिंग दी गई थी, जिसमें आपके 36 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और इसमें 6 स्टेप होते हैं, और ये